नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल को। इसके पहले हमने वस्तुनिष्ठ हिंदी के प्रश्नों को, जिसमें हमने आदिकाल और भक्तिकाल को भी पढ़ लिया था, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने दे दिया है यदि वीडियो आपने नहीं देखी है तो। सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो ज़रूर से उन सभी वीडियोस को भी देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल को पढ़ेंगे। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला तो यही है कि उत्तर मध्यकाल ही रीतिकाल है, या रीतिकाल कही या उत्तर मध्यकाल। ठीक है, ये रीतिकाल नाम देखिए विभिन्न आचार्यों ने रीतिकाल का नामकरण किया है, उसी आधार पर रीतिकाल नाम दिया गया है। बात करें रीतिकाल के नामकरण की तो आचार्य शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे और आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो आपके हिंदी विषय से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो इस चैनल के माध्यम से मैं पढ़ाती हूँ। तो आप ज़रूर से इसको पढ़िए, क्योंकि सभी आने वाली परीक्षाओं में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उसी के आधार पर मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताती हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से माना है? तो संवत 1700 से 1900 का जो समय काल है वो आचार्य शुक्ल के आधार पर रीतिकाल का समय काल है। किसका? संवत 1700 से 1900 का समय। आगे देखेंगे उत्तर मध्यकाल का नामकरण, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। और ये जो रीतिकाल मैंने बताया किसने दिया है? आचार्य शुक्ल जी ने इसका नामकरण रखा है उत्तर मध्यकाल का रीतिकाल। इसी प्रकार से उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। किसने? मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। वही श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इस प्रकार रीतिकाल को रीतिकाल कहने वाले हैं शुक्ल जी, अलंकृत काल कहने वाले मिश्र बंधु, और श्रृंगार काल कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? और उसे दो भागों रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में बांटकर पुनः रीतिबद्ध को रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध में बांट दिया। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने ही इसे श्रृंगार काल कहा था। पहले तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ श्रृंगार काल की बात आती है तो वहाँ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी है, क्योंकि उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहने वाले यही है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। इन्होंने ही क्या किया? सबसे पहले तो उत्तर मध्यकाल का नाम श्रृंगार काल रखा और उसके बाद उसे दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भाग? रीतिबद्ध और रीति मुक्त। उन्होंने पुनः रीतिबद्ध को बांट दिया दो भागों में, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध में। आगे देखेंगे किस विद्वान ने रीतिबद्ध कवियों की दो श्रेणियां, किस कवियों की? रीतिबद्ध कवियों की दो श्रेणियां आचार्य कवि और काव्य कवि निर्धारित किया, तथा आचार्य कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में विभक्त किया। तो डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसा किया था। उन्होंने क्या किया? रीतिबद्ध कवियों को दो श्रेणियों में बांट दिया, आचार्य कवि और काव्य कवि में। ठीक है, और उसके बाद क्या किया? आचार्य कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में भी फिर से विभक्त कर दिया डॉक्टर नगेंद्र ने। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय को ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है। कितने अध्याय को? 7वें अध्याय को रीति काव्य कहा है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ग्रियर्सन की पुस्तक है हिंदी साहित्य से संबंधित, इसमें इन्होंने 7वें अध्याय को रीति काव्य कहा है। इसके अंतर्गत उसने केशवदास, बलभद्र, सुंदर, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, प्रताप शाही आदि को रखा है। तो इन कवियों को, इन रचनाकारों को रखा है ग्रियर्सन ने अपने पुस्तक में। आगे है आचार्य शुक्ल ने रीति काल को दो भागों में विभक्त कर दिया। किसने? शुक्ल जी ने। कितने भागों में? दो भागों में रीति काल को विभक्त कर दिया। कौन कौन से? पहला तो है रीति ग्रंथकार कवि और दूसरा अन्य कवि। तो रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि, इन दो श्रेणियों में, दो भागों में विभक्त किया रीति काल को। किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। काव्य की रीति सीखी सुकविन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है भिखारी दास की। किसकी? भिखारी दास की, जो कहते हैं काव्य की रीति सीखी सुकविन सो। अगला है वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। कौन कौन सी? श्रृंगार और वीर। प्रधानता श्रृंगार की रही, जो कि विशेषता भी है रीतिकाल की, इसमें श्रृंगार की प्रधानता है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है, जो कहते हैं कि कोई इस काल को श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। आगे है रीतिकाल का वर्गीकरण, मुक्त रीति और बद्ध रीति,
फिर बद्ध रीति के दो भाग रीति चेतस और काव्य चेतस। पुनः मुक्ति रीति के दो भाग क्लासिकल और स्वच्छंद। यह किसने माना है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। इन्होंने रीतिकाल को इस प्रकार से वर्गीकृत किया है, मुक्त रीति और बद्ध रीति। सबसे पहले रीतिकाल के दो भाग किए, ठीक है। फिर बद्ध रीति के पुनः दो भाग कर दिए, रीति चेतस और काव्य चेतस। वही मुक्ति रीति के दो भाग कर दिए, क्लासिकल और स्वच्छंद। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है पद्माकर की, जो लिखते हैं आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो। आगे है भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गुरुआनो है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है ठाकुर की, जो कहते हैं भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप। ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। अगला है नायिका भेद से संबंधित संस्कृत ग्रंथ रसमंजरी। तो रसमंजरी किससे संबंधित है? सबसे पहली बात तो ये है नायिका भेद से संबंधित है। वही रसमंजरी की रचयिता कौन है? तो ये है भानुदत्त। कौन है रसमंजरी के रचयिता? भानुदत्त, जो संस्कृत ग्रंथ है और साथ साथ नायिका भेद से संबंधित यह ग्रंथ है। कौन? रसमंजरी भानुदत्त की। अलंकार से संबंधित संस्कृत ग्रंथ चंद्रालोक के रचयिता कौन है? तो चंद्रालोक के रचयिता है जयदेव, जो कि किससे संबंधित है? अलंकार से संबंधित है यह संस्कृत ग्रंथ चंद्रालोक जयदेव की। कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण नामक तीन अलंकार संबंधी ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये तीनों ग्रंथ लिखने वाले हैं कर्णेश कवि। कौन? कर्णेश कवि। इन्होंने ही कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण नामक तीन अलंकार संबंधी ग्रंथ लिखे हैं। अगला है शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये आचार्य थे केशवदास, जिन्होंने शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों पर क्या की? विवेचना की, केशवदास ने। आचार्य शुक्ल ने रीति काव्य की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी जी को शुक्ल जी ने रीति काव्य की परंपरा का प्रवर्तक माना है। किसे? चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला है डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना है? तो केशवदास को माना है। नगेंद्र ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे? केशवदास को। वही ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाष ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है भिखारी दास की, जो कहते हैं ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाष ही न अनुमानो। भिखारी दास की पंक्तियां हैं। वही नृपति नयन कमल निवृथा चितवत बासर जाही, हृदय कमल में हरि लय कमल मुखी कमलाही। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां है मतीराम जी की। इन्होंने अपने सत्सय में पंक्तियां लिखी है मतीराम ने। नृपति नयन कमल निवृथा चितवत बासर जाही, हृदय कमल में हरि लय कमल मुखी कमलाही। ठीक है, किसने? मतीराम ने। आगे है आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह पंक्तियां किसकी है? तो यह पंक्तियां भिखारी दास जी की है और काव्य निर्णय से ली गई है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है और इसी से पंक्तियां ली गई है। आगे के कवि रीझी है तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अगला है रीति से तात्पर्य है विशिष्ट पद रचना। क्या तात्पर्य है रीति से? विशिष्ट पद रचना। सामान्यतः रीतिकाल की अवधि मानी जाती है 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। कब से? 17वीं शती के मध्य से लेकर के 19वीं शती के मध्य तक रीतिकाल की समय अवधि मानी गई है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को माना है अलंकारवादी। क्या माना है? अलंकारवादी माना है केशवदास को शुक्ल जी ने। वहीं आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती रीति कवियों को माना है रसवादी। यानी केशव के बाद के जो परवर्ती रीति कवि थे उनको शुक्ल जी ने क्या माना है? रसवादी। वाग्धारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस सिक्त होकर सामने आने से रह गए। रीतिकाल के संदर्भ में कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है, जो कहते हैं वाग्धारा बंधी हुई नालियों से ही प्रवाहित होने लगी थी। ठीक है, और गोचर और अगोचर विषय रस सिक्त होकर सामने आने से रह गए। ये शुक्ल जी का कथन है रीतिकाल के संदर्भ में। आगे है ब्रजभाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पारस्यों पे अति प्रगट जो होई।
ब्रज मागधी मिले अमर नाग यवन भाखानी, सहज पारसी हूँ मिले शट विधि कहत बखानी। तो यह पंक्तियाँ किसकी है? यह पंक्तियाँ हैं भिखारी दास जी की। किसकी है? भिखारी दास की है। भिखारी दास इस प्रकार मिश्रित भाषा के समर्थक थे, ठीक है, और इसी मिश्रित भाषा के समर्थन में इन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थी। किसने? भिखारी दास ने। आगे आचार्य शुक्ल ने केशव दास को किस काल के अंतर्गत रखा है? तो शुक्ल जी ने केशव दास को रखा है भक्ति काल के अंतर्गत। किस काल के अंतर्गत? भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। आगे देखेंगे आचार्य शुक्ल जी ने रीति काल के किन कवियों को रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत रखा है? शुक्ल जी ने किसके अंतर्गत? रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत रखा है। तो शुक्ल जी के द्वारा रीति काल के अंतर्गत रखे गए जो सबसे महत्वपूर्ण रीति ग्रंथकार कवि हैं उनका नाम मैं आपको बता रही हूँ। जैसे चिंतामणि त्रिपाठी, बेनी, महाराजा जसवंत सिंह, बिहारी लाल, मंडन, मतीराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, नेवाज, देव, श्रीधर, सुरती मिश्र, श्रीपति, भिखारी दास, तोषनिधि, रसलीन, दूल्ह, शंभुनाथ मिश्र, देवकी नंदन, वेणी प्रवीण, जसवंत सिंह द्वितीय, पद्माकर भट्ट, ग्वाल कवि, प्रताप शाही और रसिक गोविंद। तो ये सभी जो नाम थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे, जो कि रीति ग्रंथकार कवि हैं, जिन्हें शुक्ल जी ने रीतिकाल के अंतर्गत रखा है। और अगर कुल संख्या बताए तो इन सभी देखिए रीति ग्रंथकार कवि जो थे इनकी संख्या थी 57, और इनमें जो सबसे प्रमुख थे उसको हमने पढ़ा, बाकी को आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे रीति कवि चिंतामणि त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे तिकवापुर, जिला कानपुर के रहने वाले। कहाँ के? तिकवापुर, जो कि जिला कानपुर है इसका। चिंतामणि त्रिपाठी रहने वाले थे। वही जनश्रुति के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे भूषण, मतीराम और जटाशंकर। ये तीनों जनश्रुति के आधार पर चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे। कौन कौन? भूषण, मतीराम और जटाशंकर। वही चिंतामणि किसके राज्याश्रित कवि थे? तो नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह के क्या थे? ये राज्याश्रित कवि थे चिंतामणि। वही किस कवि ने अपने ग्रंथों में अपना नाम कहीं कहीं मणिमाल भी लिखा है? तो चिंतामणि त्रिपाठी ही थे जिन्होंने मणिमाल के नाम से कहीं कहीं काव्य रचना की है। किसके नाम से? मणिमाल के नाम से। आगे हम देखेंगे रीतिकाल के कुछ प्रमुख मुक्तक रचनाएं हैं। कवि है चिंतामणि, इनके काव्य है कविकुल कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है जिसमें कविकुल कल्पतरु सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा भी जो रचनाएं हैं ये भी सब बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार इत्यादि। वहीं मतीराम की रचनाएं हैं रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। किसकी रचनाएं हैं? मतीराम की। वहीं भूषण की रचनाओं की बात करें तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये 3 रचनाएं भूषण की है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। आगे देखेंगे बिहारी की जो रचना है उसका नाम है सतसई। क्या नाम है? सतसई। बिहारी सतसई के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। रसनिधि, इन्होंने रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, 12 मासी, गीति संग्रह, अरिल्ल, हिंडोला, सतसई, ये सभी रचनाएं लिखी। किसकी? रसनिधि की रचनाएं हैं। जसवंत सिंह की रचना है अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, भाषा भूषण, स्फुट छंद, ये सभी रचनाएं जसवंत सिंह की हैं। आलम की है आलम केली, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है आलम केली। वही देव की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देव चरित्र, काव्य रसायन, देव शतक, सुख सागर तरंग, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद, राधिका विलास और नीति शतक, ये सभी रचनाएं किसकी है? देव की है। आप ध्यान दीजिएगा, हमने रस विलास एक रचना पढ़ी चिंतामणि जी की और एक रचना है देव की। ठीक है, इन दोनों ने रस विलास नाम की रचना लिखी थी। आगे हम रीतिकाल की कुछ प्रमुख मुक्तक रचनाओं को देखेंगे जिनमें कवि है घनानंद। इनकी मुक्तक रचनाएं हैं सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद निबंध, वियोग बेली, इश्क लता, यमुनाष्टक, प्रीति पावस, पदावली, प्रकीर्णक छंद आदि, ये सभी घनानंद की मुक्तक रचनाएं। ठीक है, वही रसलीन
इनका अंग दर्पण और रस प्रबोध है, 2 रचनाएं हैं, अंग दर्पण और रस प्रबोध किसकी? रसलीन की। वही सोमनाथ की रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास और प्रेम पचीसी। भिखारी दास की काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल और छंद प्रकाश, ये सभी रचनाएं हैं भिखारी दास की। दूल्हा की रचनाओं की बात करें तो कवि कुल कंठाभरण एकमात्र रचना है दूल्हा की। वही बोधा की रचना है विरह बारिश और इश्कनामा। कौन सी? विरह बारिश और इश्कनामा। वही पद्माकर की रचनाएं हैं जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह विरुदावली, ये सभी रचनाएं किसकी है? पद्माकर की है। वही ग्वाल कवि की रचनाएं हैं यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्णजू को नक्शिक, दूषण दर्पण, राधाष्टक, राधा माधव मिलन, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जाष्टक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूप और दृग दशक, ये सभी रचनाएं किसकी है? ग्वाल कवि की है। वही द्विजदेव की रचनाएं है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा और कवि कल्प द्रुम, ये रचनाएं हैं द्विजदेव की। तो इस प्रकार कुछ मुक्तक रचनाएं हैं। आगे हम देखेंगे रीतिकाल के कुछ प्रमुख प्रबंध काव्यों को, किसको? प्रबंध काव्यों को, जिसमें है चिंतामणि। चिंतामणि का ग्रंथ है रामायण, रामाश्वमेघ, कृष्ण चरित, ये 3 जो रचनाएं हैं ये है चिंतामणि के प्रबंध काव्य हैं। ये तीनों कौन कौन से? रामायण, रामाश्वमेघ और कृष्ण चरित। वही गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गोविंद सिंह की। मंडन का ग्रंथ है जानकी जू का ब्याह और पुरंदर माया, ये 2 ग्रंथ किसके हैं? मंडन के। वही कुलपति मिश्र का ग्रंथ है द्रोण पर्व, जिसे संग्राम सार के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो संग्राम सार के नाम से द्रोण पर्व को कुलपति मिश्र जी की रचना है। वही लाल कवि का छत्र प्रकाश, लालदास का या लाल कवि, श्रीधर का जंग नामा, सूदन का सुजान चरित, पद्माकर का हिम्मत बहादुर विरुदावली, ग्वाल कवि का हमीर हट, विजय विनोद और गोपी 25, ये सभी ग्रंथ किसके हैं? प्रबंध काव्य के ग्रंथ हैं ये कवि और ये ग्रंथ। आगे हम देखेंगे रीतिकाल में कुछ प्रमुख नाटक भी लिखे गए थे, जिसमें रचयिता है जसवंत सिंह। इनका प्रबोध चंद्रोदय नाटक बड़ा प्रसिद्ध है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक के रचनाकार है जसवंत सिंह। ये राम का हनुमान नाटक है। कौन सा नाटक? हनुमान नाटक राम का। नेवाज का शकुंतला नाटक नेवाजकृत है। सोमनाथ का माधव विनोद नाटक, देव का देव माया प्रपंच नाटक। कौन सा? देव माया प्रपंच नाटक है देव का। वही ब्रजवासी दास का प्रबोध चंद्रोदय नाटक, किसका? ब्रजवासी दास का। तो इस प्रकार कुछ नाटक लिखे गए थे रीतिकाल में। आगे देखेंगे रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण, ये इन नामक मुक्तक काव्यों की रचना किसने की? तो ये सभी मुक्तक काव्य के रचनाकार है गोप कवि। कौन है? गोप कवि है रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण नामक मुक्तक काव्यों के रचनाकार। रीति सुभाषा कवित की बरनत बुध अनुसार, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां चिंतामणि की है, कविकुल कल्पतरु से ली गई है, जिसमें क्या कहते हैं? रीति सुभाषा कवित की बरनत बुध अनुसार। आगे है सो विश्रव्य नवोड़यो बरनत कवि रस रीति, ये पंक्तियां हैं मतिराम की रसराज से ली गई है। रस रीति से रसराज, इसको आप ट्रिक करके याद कर सकते हैं। सो विश्रब्ध नवोड़यो बरनत कवि रस रीति, रसराज से ली गई है, मतिराम की रचना है रसराज। अगला है सु कविन हूँ की कछु कृपा समुझी कविन को पंथ, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है भूषण की और ये शिवराज भूषण से ली गई पंक्तियां हैं, जिसमें कहते हैं सु कविन हूँ की कछु कृपा समुझी कविन को पंथ, भूषण की रचना है शिवराज भूषण से। अगला है अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, भाषा प्राकृत संस्कृत देखे महाकवि पंथ, ये रचना पंक्ति किसकी है? तो देव की पंक्तियां हैं, शब्द रसायन से ली गई है। शब्द रसायन देव की रचना है, उसी में पंक्तियां हैं कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ। जाते कछु हों हूँ लहियो कविताई को पंथ, ये पंक्तियां किसकी है? तो पंक्तियां हैं भिखारी दास जी की, जो कहते हैं जाते कछु हों हूँ लहियो कविताई को पंथ। श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपण के लिए भानुदत्त की रस मंजरी, किसकी? भानुदत्त की रस मंजरी तथा रस सामग्री,
रसमंजरी और रस सामग्री दोनों किसकी है? भानुदत्त की है। तो रसमंजरी तथा रस सामग्री और रस के भेदों के लिए उन्हीं की रस तरंगिनी एवं अलंकारों के निरूपण के लिए जयदेव का चंद्रालोक अथवा अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद रीतिकालीन कवियों के बीच सर्वाधिक ग्राह्य रहे हैं। तो ये सभी क्या है? ग्राह्य रहे हैं और इनकी विशेषता बताई गई है रचनाओं की। साथ ही साथ इनके रचनाकार जैसे भानुदत्त की रसमंजरी, ठीक है, रस सामग्री तथा रस तरंगिनी, ठीक है, ये क्या है? एवं अलंकारों के निरूपण के लिए जयदेव का चंद्रालोक तथा अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद। तो एक तो हो गया श्रृंगार रस और नायक नायिका के लिए भानुदत्त की ये तीनों रचनाएं, वहीं जयदेव का चंद्रालोक तथा अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद किसके लिए? रीति निरूपण के लिए, अलंकारों के निरूपण के लिए विशेष महत्व रखता है रीतिकालीन कवियों में। वही रीतिकाल में श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किस ग्रंथ को आधार बनाया गया है? तो भानुदत्त कृत रस मंजरी तथा रस सामग्री को ही विशेषता आधार बनाया गया है रीतिकाल में श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद के निरूपण के लिए। अगला है रीतिकाल में रस के भेदों के निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किस ग्रंथ को आधार बनाया गया है? तो भानुदत्त कृत रस तरंगिनी को मुख्यतः रस के भेद के निरूपण के लिए आधार बनाया गया है, भानुदत्त कृत रस तरंगिनी को। आगे देखेंगे रीतिकाल में अलंकार निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है? तो अलंकार निरूपण के लिए जयदेव का चंद्रालोक तथा अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद, इन दो ग्रंथों को क्या किया गया है? आधार बनाया गया है अलंकार निरूपण के लिए रीतिकाल में। इसे जयदेव का चंद्रालोक तथा अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद को। वही रीतिकाल में छंद विवेचन के लिए मुख्यतः किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है? तो छंद विवेचन के लिए भट्ट केदार कृत वृत्त रत्नाकर, गंगादास कृत छंदोमंजरी तथा प्राकृत पैंगलम को आधार बनाया गया। किसके लिए? छंद विवेचन के लिए। कौन कौन से ग्रंथ है? भट्ट केदार का वृत्त रत्नाकर, गंगादास का छंदोमंजरी तथा प्राकृत पैंगलम को। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? तो हाल है। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन? हाल। अमरुक शतक के रचयिता है अमरुक। आर्य सप्तशती के रचयिता है गोवर्धनाचार्य। कौन है? गोवर्धनाचार्य है आर्य सप्तशती के रचयिता। वही रीतिकाल में काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने के लिए मुख्यतः संस्कृत के किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है? तो मम्मट कृत काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण को आधार बनाया गया है रीतिकाल में काव्य के सभी अंगों पर विवेचन करने के लिए। किसे किसे? मम्मट के काव्य प्रकाश को तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण को। अगला है रीतिकाल में रीति निरूपण के लिए काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण शैली। कौन सा? काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण शैली, जिसमें क्या होता है? लक्षण उदाहरणों की अतिरिक्त वृत्ति देकर विषयों को समझाने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है, में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो चिंतामणि कृत कविकुल कल्पतरु, देवकृत शब्द रसायन, कुलपति कृत रस रहस्य, दास कृत काव्य निर्णय, दास यानी भिखारी दास कृत काव्य निर्णय, प्रताप शाही कृत व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास, ग्वाल कृत अलंकार भ्रम भंजन आदि ऐसी रचनाएं हैं, ऐसे ग्रंथ हैं, ठीक है, जो कि काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण शैली में लिखे गए हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? लक्षण उदाहरण तो दिए रहते, साथ साथ वृत्ति देकर विषयों को समझाने का प्रयत्न किया गया है। एक बार हम फिर से देख लेंगे कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो चिंतामणि की रचना है कविकुल कल्पतरु, देव की रचना है शब्द रसायन, वहीं कुलपति की रचना है रस रहस्य, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास, वही ग्वाल कवि की रचना है अलंकार भ्रम भंजन इत्यादि। आगे देखेंगे चंद्रालोक कुवलयानंद की संक्षिप्त शैली में लिखे गए एक प्रमुख ग्रंथ हैं जसवंत सिंह कृत भाषाभूषण, ठीक है, दूल्हा का कविकुल कंठाभरण, वैरीसाल का भाषाभरण, गोविंद कृत कर्णाभरण, याकूब खां का रसभूषण, वही पद्माकर का पद्माभरण आदि। ये सभी ग्रंथ चंद्रालोक कुवलयानंद की संक्षिप्त शैली में लिखे गए हैं। कौन कौन सी रचना एक बार हम फिर से देखेंगे। जसवंत सिंह का भाषाभूषण, दूल्हा का कविकुल कंठाभरण, वैरीसाल का भाषाभरण, गोविंद का कर्णाभरण, याकूब खां का रसभूषण, पद्माकर का पद्माभरण आदि ये सभी रचनाएं।
आगे है रीतिकाल की किस शैली में सर्वाधिक रीति ग्रंथ लिखे गए हैं? तो भानुदत्त की रस मंजरी शैली में, जिसमें लक्षण और उदाहरण देकर रस निरूपण किया गया है, इसी शैली में सर्वाधिक रीति ग्रंथ लिखे गए हैं। किसमें? भानुदत्त की रस मंजरी की शैली में ही सभी लिखे गए हैं। छोड़ी आपनी भौन तू भौन कौन के जात, तथा ते धनी ले ब्रजराज लखें गृह काज करे अरुलाज संभारे। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां मतीराम की है। कहते छोड़ी आपनो भौन तुम भौन कौन के जात, है ना, तथा ते धनी ले ब्रजराज लखें गृह काज करे अरुलाज संभारे, मतीराम की पंक्तियां हैं। वही पर रस चाहे पर किया तजय आपू गुण गोत, तथा प्रेमहीन प्रिय वैश्या है श्रृंगारा भास। ये पंक्ति किसकी है? तो पंक्तियां देव की है, जो कहते हैं पर रस चाहे पर किया तथा प्रेमहीन प्रिय वैश्या है श्रृंगारा भास। देव की पंक्तियां हैं। अगला है को कितेक उपाय करो कहूँ होत हैं आपुने पीव पराए। मतीराम की ये पंक्तियां हैं। कहते हैं कि को कितेक उपाय करो कहूँ होत हैं आपुने पीव पराए। आगे देखेंगे कालक्रम के अनुसार रीतिकाल के प्रमुख कवियों को। सबसे पहले है केशवदास, जिनका समय है 1555 से 1617 ईस्वी। बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी। जन्म स्थान की बात करें तो वसुआ गोविंदपुर, जो कि ग्वालियर में है बिहारी का जन्म। चिंतामणि 1600 से 1680 या 85 ईस्वी। तिकवापुर कानपुर में इनका जन्म स्थान है चिंतामणि का। वही भूषण 1613 ईस्वी से लेकर के 1715 ईस्वी। मतीराम 1617 से 1701 ईस्वी। बनपुर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश में जन्म स्थान है मतीराम का। वही देव 1673 से 1767 ईस्वी। इटावा उत्तर प्रदेश में जन्म स्थान है। घनानंद 1689 से लेकर के 1739 ईस्वी। वहीं पद्माकर 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी। सागर मध्य प्रदेश में पद्माकर का जन्म स्थान है। तो इस प्रकार ये कुछ कवि थे कालक्रम के आधार पर, जिसमें केशव, बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, देव, घनानंद, पद्माकर है और इनका ये कुछ जन्म स्थान है। आगे देखेंगे चिंतामणि किन किन राजाओं के आश्रय में रहे थे। तो चिंतामणि रहे थे शाहजी भोसला, शाहजहां, दारा शिकोह, इन सबके आश्रय में रहने वाले थे चिंतामणि। वहीं चिंतामणि के ग्रंथ की बात करें तो कुल 9 ग्रंथ माने जाते हैं चिंतामणि के। और ये 9 ग्रंथ कौन कौन से हैं? इनमें देखिए मुक्तक काव्य के कुछ ग्रंथ हैं और कुछ प्रबंध काव्य के ग्रंथ हैं चिंतामणि के। मुक्तक काव्य में जो है वो है कविकुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार और पिंगल। ये रचनाएं मुक्तक काव्य के हैं। बात करें प्रबंध काव्य की रचनाएं तो रामायण, रामाश्वमेघ और कृष्णचरित, ये 3 रचनाएं प्रबंध काव्य के हैं और बाकी सभी क्या है? मुक्तक काव्य की रचनाएं। इन रचनाओं को ध्यान से पढ़िएगा, महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। आगे देखेंगे चिंतामणि के ग्रंथों का कुछ परिचय भी हम देख लेंगे, जैसे रस विलास, इसमें रस का विवेचन ग्रंथ है ये। श्रृंगार मंजरी आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया है श्रृंगार मंजरी, जिसमें नायक नायिका का भेद का यह ग्रंथ है। नायक नायिका के भेद से संबंधित यह ग्रंथ है श्रृंगार मंजरी। वहीं कविकुल कल्पतरु की बात करें तो काव्य के दशांगों का विवेचन किया गया है। कविकुल कल्पतरु में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली यही रचना है कविकुल कल्पतरु, जिसमें काव्य के दशांगों का विवेचन है, चिंतामणि की रचना है। वहीं छंद विचार पिंगल, जिसमें प्राकृत पेंगलम तथा भट्ट केदार के वर्ण रत्नाकर के आधार पर कृष्ण का चरित्र वर्णन है। किसमें? छंद विचार पिंगल में। ठीक है, किसका वर्णन है? कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ये कुछ क्या थे? ग्रंथों का परिचय था। आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि परीक्षा में ये भी आता है परिचय। वही चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ की बात करें तो कविकुल कल्पतरु है और कविकुल कल्पतरु में क्या है? तो काव्य के दशांगों का विवेचन किया गया है। कविकुल कल्पतरु में चिंतामणि की रचना है। आगे है देव के ग्रंथों का कुछ परिचय देखेंगे। तो देव का जो ग्रंथ है पहला तो है राग रत्नाकर। राग रत्नाकर का परिचय है, संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है राग रत्नाकर। राग से आपको संगीत ऐसे करके याद रख लेना चाहिए। ठीक है, तो राग रत्नाकर तो संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है देव का।
अगली रचना है देव की देव शतक, जो कि आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है देव शतक। वहीं देव चरित्र, जिसमें कृष्ण के जीवन से संबद्ध ये प्रबंध काव्य है देव चरित्र। वहीं देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। देव माया प्रपंच किसका? संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद। वहीं भाव विलास, रस सामग्री और रस भेदों, विशेषतः श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद तथा 39 अलंकारों का विवेचन किया गया है भाव विलास में देव के। ठीक है, भाव विलास देव की रचना है और 39 अलंकारों का इसमें विवेचन है। साथ साथ रस भेद है, रस सामग्री है, श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद का इसमें निरूपण है भाव विलास में। वहीं शब्द रसायन की बात करें तो शब्द रसायन को काव्य रसायन भी कहते हैं। क्रमशः काव्य का स्वरूप, शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार और पिंगल, इन सभी का विवेचन है किसमें? शब्द रसायन या काव्य रसायन में। वहीं अष्टयाम में दिन के 8 पहरों, जो कि अष्टयाम है, अष्ट यानी 8, तो दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी 8 पहर में नायक नायिका जो विलास करते हैं विविध प्रकार के, उसका इसमें वर्णन है अष्टयाम में। देव की रचना है अष्टयाम। वहीं सुख सागर तरंग, जिसमें देव के विभिन्न ग्रंथों के कवित्त सवैयों का संग्रह है। विभिन्न ग्रंथों के कवित्त सवैयों का संग्रह है सुख सागर तरंग। तो इस प्रकार देव की कुछ रचनाएं थी। आगे हम देखेंगे देव द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं। तो कुछ विद्वानों के अनुसार देव के 52 ग्रंथ है, वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार देव के 72 ग्रंथ हैं। तो कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथ बताए हैं, कुछ विद्वानों ने 72 ग्रंथ बताए हैं देव के। आगे है दधि धृत मधु पायस तजी वायसु चाम चबात कहकर चित्र काव्य का तथा प्रेमहीन प्रिय वैश्या है श्रृंगाराभास के द्वारा सामान्य प्रेम का तिरस्कार किस कवि ने किया है। तो देव ने ऐसा किया है कि इन्होंने दधि धृत मधु पायस तजी वायसु चाम चबात कहकर चित्र काव्य का तथा प्रेमहीन प्रिय वैश्या है श्रृंगाराभास के द्वारा सामान्य प्रेम का तिरस्कार किया है देव ने। वही अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां देव की है। इन्होंने क्या कहा है? अभिधा को उत्तम काव्य कहा है, वही लक्षणा को मध्य, अधम कहा है व्यंजना को, ठीक है, और क्या कहा है? उल्टी कहत नवीन। ये देव की पंक्तियां हैं। सांसन ही में समीर गयो अरुसासुन ही सब नीर गयो ढरी। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये भी पंक्तियां देव की है, जिन्होंने कहा है कि सांसन ही में समीर गयो अरुआसुन ही सब नीर गयो ढरी। आगे है बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ देव की है, जिसमें क्या कहते हैं कि बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। तो पखियाँ अखियाँ मखियाँ ये सब कौन कहते हैं? देव कहते हैं। ये सारे शब्द हैं देव के। वही सावरे लाल को सावरो रूप में नैनन को कजरा करी राखियो। ये पंक्तियां किसकी है? तो पंक्तियां देव की हैं, जो कहते हैं कि सावरे लाल को सावरो रूप में नैनन को कजरा करी राखियो, देव कहते हैं। वही रीतिकाल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा पर कहीं भी जम ना सका? तो देव है वो ऐसे कवि जो जीविका की तलाश में अनेक राजाओं रईसों और नवाबों के यहाँ भटकते रहे परंतु कहीं जम नहीं पाए, कहीं टिक नहीं पाए। देव सर्वप्रथम किसके आश्रय में रहे? तो औरंगजेब के बेटे आजम शाह के आश्रय में सर्वप्रथम देव रहते थे। किसके आश्रय में? तो औरंगजेब के बेटे आजम शाह के। वही देव ने किस ग्रंथ में अपनी यात्रा के अनुभव तथा भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है? तो जाति विलास देव की रचना है और जाति विलास में ही देव ने क्या किया है? अपनी यात्रा का अनुभव तथा भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है। किसमें? जाति विलास में। वही देव का पूरा नाम क्या था? तो देवदत्त था। देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त था। देव मुख्यतः किन किन राजाओं नवाबों रईसों के आश्रय में रहे थे? तो आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, भोगीलाल या मोतीलाल कह सकते हैं, राजा उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां, ये सभी राजाओं नवाबों रईसों के आश्रय में देव रहते थे। वही देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो भाव विलास 1689 ईस्वी की जो रचना है वो देव का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? भाव विलास 1689 ईस्वी। अगला है प्रेम तो कहत ठाकुर ना ऐठो सुन बैठो गड़ी गहिरो तो
बैठो प्रेम सर में, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ देव की है, जो कहते हैं कि प्रेम तो कहत ठाकुर ना, ऐठो सुन बैठो गड़ी गहिरो तो बैठो प्रेम सर में। देव की पंक्तियाँ हैं। वही साथ में रखियो नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहत चार चुरी, ये पंक्तियाँ किसकी है? ये भी पंक्तियाँ देव की है, जो कहते हैं कि साथ में रखियो नाथ उन्हें। देव की पंक्तियाँ हैं। आगे है रावरो रूप भरियो अखियान भरियो सु भरियो उन रयो सु दरियो परे, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ देव की है, जो कहते हैं कि रावरो रूप भरियो अखियान भरियो सु भरियो उन रयो सु दरियो परे, दरियो परे रावरो रूप भरियो, ये सभी कौन कहते हैं? देव कहते हैं। वही रीति कवियों का तथा रीति मुक्त कवियों में एकमात्र कवि कौन है जिसने निर्गुण भक्तों की अखंडता के साथ जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है? तो देव ने ऐसा किया है। क्या किया है कि रीति कवियों तथा रीति मुक्त कवियों में एकमात्र देव ही ऐसे कवि थे जिसने निर्गुण भक्तों की अखंडता के साथ जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का क्या किया है? विरोध किया है। अगला है उपजे रज बीज ही ते विनसे तू सबे छिति छार के छाड़े, एक से देखो कछु ना विसेखो ज्यों एके उन्हार कुम्हार के भाड़े, तापर ऊंच और नीच विचारी वृथा बकियात बढ़ावत चाड़े, वेदन मूंद कियो इन दुंदुकी सूद अपावन पावन पाड़े, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ देव की है। देखिए छाड़े भाड़े चाड़े पाड़े है ना, ये सभी तुक्कांत शब्द जो है, जो पंक्तियों के अंत में आ रहा है, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं देव। ठीक है। आगे है बंसी वट तट नट नागर नटतु मो, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये भी पंक्तियाँ देव की है। कहते हैं बंसी वट तट नट नागर नटतु मो, देव की पंक्तियाँ है। आगे पारावार पूरन अपार पार ब्रह्म राशि जसुदा के कौरे एक बार ही कुरै परी, ये भी पंक्तियाँ किसकी है? तो पंक्तियाँ देव की है, जो कहते हैं पारावार पूरन अपार पार ब्रह्म राशि जसुदा के कौरे एक बार ही कुरै परी। ठीक है। प है ना, बार बार अनुवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पर। देव की पंक्तियाँ हैं। आगे देखेंगे देव रचित नाटक है देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच एक नाटक है जिसके रचनाकार कौन है? देव हैं। वही बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जाती, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ देव की है, जो कहते हैं बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी। तो इस प्रकार हमने आज की कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण रीति काल के अंतर्गत कवियों को देखा, उनकी रचनाओं को, उनकी प्रमुख विशेषताओं को, साथ साथ उनके जीवन चरित्र को और बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उन सबको देख लिया है। अगली वीडियो में भाग 2 के अंतर्गत हम और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।